नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। देश में कुछ महीनों बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और इन चुनावों के अंदर भ्रामक और झूठी जानकारियों का बड़ा खतरा है, झूठी सूचनाओं का और सामाजिक ध्रुवीकरण का, जो चुनाव को प्रभावित करेगी और ये प्रभावित करेंगी जो प्रौद्योगिकी नई आ रही है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है, उसके साथ में जो एआई आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका एक बड़ा योगदान होगा इस तरह की झूठी सूचनाओं को फैलाने में, जिससे चुनाव में रिस्क है। और ये रिस्क सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, मेक्सिको जैसे कई देशों में जहां पर अगले 2 सालों में चुनाव होने हैं, वहां पर इस तरह की झूठी और भ्रामक जानकारियों का खतरा है। ये रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से, जो साल भर में एक रिपोर्ट अपनी पेश करता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 में ये जानकारी दी गई है। और क्या है इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, किस तरह की रिस्क है लोकतंत्र के लिए, भारत के लिए और दूसरे देशों के लिए और देश की इकोनॉमी के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामशरण जोशी जी मौजूद हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट के मायने क्या हैं। जोशी जी, स्वागत है आपका जी। ये रिपोर्ट की जो बात हो रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है, और रिपोर्ट कह रहे हैं कि झूठी सूचना का बड़ा रिस्क रहेगा चुनाव के अंदर, क्या मतलब है इसका सर? देखिए नवीन जी, ये रिपोर्ट मैंने देखी और काफी दिलचस्प और चौंकाने वाली रिपोर्ट है। इसमें काफी कई तरीके की चेतावनियां हैं और खास तौर से तीसरी दुनिया के देशों के लिए काफी चुनौतियां हैं इसमें। यानी कि जब अपन कहते हैं कि ग्लोबल रिस्क फैक्टर, यानी कि विश्व के सामने किस किस तरीके के खतरे हैं और होने वाले हैं। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख जो चिंता की बात है, जैसा कि आपने कहा कि इस 1-2 साल में कई एशिया, अफ्रीका और यूरोप और अमेरिका सहित कई देशों में चुनाव होने वाले हैं। कम से कम 3 अरब मतदाता इसमें शिरकत करेंगे। ऐसे इस पृष्ठभूमि में जो सबसे बड़ी चेतावनी दी गई है, और वो दी गई है भ्रामक सूचनाओं का विस्तार, यानी मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन, भ्रामक और विकृत सूचनाओं का विस्तार। अगर यानी कि इस भ्रामक सूचनाएं और विकृत सूचनाओं के माध्यम से अगर आप लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही लोकतंत्र की आत्मा खत्म हो जाएगी। हो ये रहा है इस सदी में, और वो ये कि जो राज्य सरकारें हैं यानी देश हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि लोकतंत्र को अपने अनुकूल करें। यानी जो भी रूलिंग पार्टी होती है, और खासतौर से पिछड़े देशों में, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, और चाहे और कोई देश, तो पिछड़े देशों की ये जो रूलिंग क्लासेज हैं, शासक वर्ग, उनकी कोशिश ये रहती है कि भ्रामक सूचनाओं और विकृत सूचनाओं के माध्यम से हम मतदाताओं को अनुकूलित करें, जिससे कि वो सत्ता में आसीन रह सके और लंबे समय तक रह सके। इस रिपोर्ट के अंदर इन खतरों की ओर इशारा किया गया है। अब आपने देखा पिछले दिनों बांग्लादेश में चुनाव हुए, 5वीं बार हसीना वाजपेयी सत्ता में आई, उसको लेकर के भी काफी कुछ हुआ, क्योंकि विपक्ष ने बहिष्कार किया है। और इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में चुनौती ये भी दी गई है, चेतावनी ये भी दी गई है कि इससे एक तानाशाही और अधिनायकवाद बढ़ सकता है। अब जैसे कि म्यांमार है, वहां अभी तक सेना और जनता के बीच लगातार मुठभेड़ें हो रही हैं। इसमें चेतावनी ये भी दी गई है कि भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से
तनाव बढ़ेंगे, दो राष्ट्रों के बीच में भी और समाज के विभिन्न तबकों के बीच में भी। हम जहां तक हम अपनी देश की बात करें, यहाँ सबसे बड़ा खतरा ये है कि कहीं भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से, विकृत सूचनाओं के माध्यम से कहीं समाज में ध्रुवीकरण, जिसे बोलते हैं पोलराइजेशन, कहीं वो ना बढ़ जाए। ये सबसे बड़ा खतरा इस रिपोर्ट के अंदर दिखाया गया है कि पिछड़े देशों के अंदर, विकासशील देशों में कहीं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ध्रुवीकरण ना हो जाए। इसलिए भारत के संदर्भ में 5 बड़े खतरे दिखाए हैं इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट में सबसे पहला तो यही है, भ्रामक और विकृत सूचनाएं, यानी मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन। और दूसरा है छुआछूत की बीमारी, इन्फेक्शियस डिजीज। और तीसरा सबसे बड़ा है इलिसिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और चौथा है कि इससे इनइक्वालिटी, जो यानी वेल्थ और इनकम में जो विषमता बढ़ेगी। और पांचवा सबसे बड़ा है लेबर शॉर्टेज। तो ये 5 सबसे बड़े खतरे भारत के लिए हैं, जो इस रिपोर्ट में माना गया है। लेकिन सबसे ऊपर यही रखा गया है, सूचना, भ्रामक सूचना। मैं यहाँ बता दूं नवीन जी कि इस समय, क्योंकि मैं मीडिया का आदमी हूँ मूलतः, और इस समय पोस्ट ट्रुथ मीडिया और पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स, यानी उत्तर सत्य मीडिया और उत्तर सत्य राजनीति, इसका संक्षेप में ये होता है, जो मैंने अपने ढंग से इसको रखा है, सत्य का असत्य में और असत्य का सत्य में सुविधानुसार रूपांतरण। यानी आप एक सत्य चीज है, उसको आप असत्य बना दें, और जो असत्य है उसको सत्य बना दें। ये दौर पिछले कुछ सालों से चल रहा है। और इस आने वाले सालों में जो इस किताब में, जो इस रिपोर्ट में जो गंभीर खतरे बताए गए हैं, वो बढ़ सकते हैं। इसकी वजह ये है कि कुछ सालों से जो टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन हुआ है, और टेक्नोलॉजी का रिवॉल्यूशन की वजह से चीजें काफी आसान भी हो गई और खतरनाक भी हो गई। सर, मैं और आपको एक बीच में एक बार टोकना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे। ये जी जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का कुछ आधार है? मतलब किस आधार पे कहा गया है, भारत या दूसरे देशों में, या विशेषकर भारत की बात करें, कि भ्रामक सूचनाएं आएंगी, उसका दुरुपयोग होगा और चुनाव का वक्त है? इस रिपोर्ट का कुछ आधार इसमें बताया गया है कि क्यों लग रहा है उनको ऐसा? ये इसमें आधार ये है कि इन लोगों ने सर्वे करवाया, वो पूरा एक मेथोडोलॉजी भी इसमें दी गई है कि हमने इस ढंग से किया है। और यानी जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, क्लिनिशियन लोग हैं, और या जो कि मैनेजर्स वगैरह, सीईओ वगैरह हैं, उनसे उन्होंने ये कहा जाए कि सर्वे के माध्यम से सूचनाएं इकट्ठी की हैं कि ये खतरे हो सकते हैं। और इसका और फिर दूसरा है आंकड़े, जो पिछले 4-5 साल में आंकड़े, जैसे कि क्राइम को लेकर के इसमें बहुत बड़ी बात कही है कि क्राइम बढ़ रहा है तेजी से। तो जाहिर है कि क्राइम, वो सरकारी रिपोर्टों के आधार पर क्राइम रिपोर्ट तैयार किया गया, जैसे कि इकोनॉमिक क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, अब हमारे भारत में भी बढ़ रहा है। जैसे बैंकों का पैसा लेकर के लोग बाहर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। आज तक भी हम एक भी भगोड़े को वापस नहीं ला सकते हैं पिछले 10 साल के अंदर, एक भी। वे, चाहे वो मल्ल्या हो, और चाहे वो मोदी हो, और चाहे वो और कोई हो, एक को भी हम वापस तक नहीं ला सके। ये हमारे यहाँ ही नहीं, पाकिस्तान में भी है और जगह भी है। तो इसमें इसकी चेतावनी। तो क्या हुआ कि जो सरकारी आंकड़े हैं, उसके आधार पर ये इस तरीके की रिपोर्टें तैयार की जाती हैं। तो भारत के संदर्भ में, जैसा कि सबसे बड़ी बात, आप जानते हैं कि भ्रामक सूचना क्यों पैदा की, क्यों प्रचारित की जाती है, क्यों फैलाई जाती है? क्यों कि इससे होता ये है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, चाहे वो कोई सी भी हो, आज भाजपा है, तो कोशिश यही करते कि हम येन केन प्रकार सत्ता में एक बने रहे। तो जाहिर है कि मैं आपको यहाँ ये बतला दूं, जिससे कि अच्छा कोलैबोरेट हो जाएगा
कि हम मीडिया आजादी के मामले में और भी नीचे चले गए भारत। तो ये हम लोगों ने इसका आकलन नहीं दिया। ये तो जो कमेटीज हैं उन लोगों ने आंकड़े तैयार किए कि भारत लगातार नीचे जा रहा है। इसमें एक और बात बतलाई गई है कि सबसे बड़ा खतरा संकट होने जा रहा है आने वाले वर्षों में, वो है मानव अधिकारों का हनन। मानव अधिकार नीचे जाएंगे, कुचले जाएंगे और उनको जो रूलिंग रिजीम्स होंगी यानी जो शासक लोग होंगे वो मानव अधिकारों को पूरा नहीं कर पाएंगे। और इसकी चेतावनी तो यूएन ने और दूसरी संस्थाओं ने लगातार भारत सहित और देशों को दी है। तो ये जो इस तरह की रिपोर्ट जो तैयार की जाती है उसके पीछे काफी हद तक सरकारी आंकड़े, फिर वर्ल्ड बैंक के आंकड़े और ये दूसरे जो विभिन्न जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनके आंकड़ों का आधार करके फिर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि रिपोर्ट बिल्कुल ही क्या कहा जाए ऑथेंटिक प्रामाणिक होती हैं। इसके अंदर प्लस एंड माइनस तो होता है, लेकिन ये बेसिकली चेतावनी है। इसको इस रूप में देना चाहिए कि आने वाले संकट ये होने जा रहे हैं। मैं यहाँ ये बता दूं कि सहयोग से कोई ठीक 20 साल पहले मेरी किताब आई थी 21वीं सदी के संकट, राजकमल प्रकाशन से, और ये 2003 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। अब इसमें मैंने करीब करीब सभी संकटों की चर्चा की है जो कि ये संकट आज इस रिपोर्ट के अंदर दिखाए गए। उसमें मैंने टेक्निकल की चर्चा की है और विषमता की चर्चा की है, ये कि कैसे बढ़ेगा, ये सारी चीजें मैंने इसमें ली है। तो कई चीजें क्या होता है कि एनालिसिस किया जाता है, कुछ प्रिज्यूम किया जाता है कि ऐसा हुआ, हाइपोथेसिस की जाती है, वो सब आंकड़ों के आधार पे होता है। लेकिन आप जानते हैं कि सामाजिक जीवन में और सांस्कृतिक जीवन में हमेशा 2+2 4 हो ऐसा नहीं होता है, समझा। लेकिन इन्होंने जैसे कि इस रिपोर्ट में कई बार भारत सहित दूसरे देशों को भी बतलाया गया है कि किस तरह से विषमता बढ़ेगी। वैसे विषमता की जैसे हमारे यहाँ विषमता की चेतावनी पिछले दिनों कई जगह दी गई है, कई और संस्थाओं ने भी दी है। जैसे प्रसिद्ध फ्रांस के जो अर्थशास्त्री हैं थॉमस पिकेटी, उन्होंने अपनी किताब कैपिटल में और अभी दी है कि किस तरह से चंद 3-4% लोगों के हाथों में भारत की 40-50% दौलत जमा हो गई है। ये है वास्तविकता। तो और कोविड के अंदर, इसमें कोविड का भी चर्चा है इस रिपोर्ट के अंदर, कि कोविड में आप जानते ही हैं कि जो मोनोपोली हाउसेज हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनकी इनकम बढ़ी है, लेकिन जो आम लोगों की नहीं बढ़ी। और यही वजह है, यहाँ अपन जैसे इसी चीज को कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो यही वजह है कि भारत के 80-81 करोड़ लोगों को जीने के लिए मोदी सरकार ने गारंटी दी है कि हम 2028 तक आपको मुफ्त में ये चीज देते रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार 81 करोड़ यानी 130-140 करोड़ में से 80-81 करोड़ लोगों को 2028 तक बुनियादी चीजें देंगी। इसका मतलब कि हमारे देश में विषमता बढ़ी है। अच्छा, पाकिस्तान को तो कहते ही हैं कि फेल्ड इकोनॉमी है, फेल्ड स्टेट है, वहां पर महंगाई का जबरदस्त बोलबाला है। अब तो बहुत चीजें महंगी हो गई हैं और आपके वर्ल्ड बैंक ने उसको बहुत चेतावनी दी है। तो ये है कि जिस तरह की रिपोर्टें जो जारी होती हैं उसमें कई फैक्टर होते हैं। सबसे पहले सरकार ने क्या क्या किया है, जो संबंधित राष्ट्र की सरकार होती है उसके आंकड़ों को लिया जाता है, फिर वर्ल्ड बैंक को लिया जाता है, फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लिया जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं और फिर ये सर्वे भी कराया जाता है। इतने देर का रेफरेंसेस की लंबी सूची है कि किसने हमने क्या बतलाया। वाकई में इसमें बड़ी एग्जॉस्टिव सूची दी गई है।
ये जो आप बता रहे थे 84 करोड़ का, मुझे ध्यान है ये यूएनओ की कोई संयुक्त राष्ट्र की कोई एक रिपोर्ट आती है, उसमें था कि करीब 100 देश के 100 करोड़ लोगों के पास पौष्टिक खाना खरीदने लायक पैसा नहीं है, उनकी इनकम इतनी नहीं है कि पौष्टिक खाना खरीद कर खा सके, भरपेट खाना खा सके। वो एक रिपोर्ट इसमें जरूर आई थी। दूसरा बात, अभी आपने जो बताया सूचनाओं का गलत इस्तेमाल, तो ये सूचना फैलाने वाले कौन होंगे, उनका मकसद क्या होगा सर इसमें? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर में सोच रहे कौन। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं कि हर पार्टी का, और किस समय क्योंकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी है और वो शक्तिशाली पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो अपने को दावा करती है। अब इनके जो आईटी सेल होते हैं, आईटी सेल आजकल, क्योंकि आजकल जब से ये रिवॉल्यूशन हुआ है, इंफॉर्मेशन और टेक्निकल रिवॉल्यूशन हुआ है, तब से आईटी सेल से जो जुड़े हुए जो लोग हैं, वो काफ़ी चीज़ें सही गलत फैलाते जा रहे हैं। यही वजह है कि अब सरकार भी, ये सरकार जो वर्तमान सरकार है, वो भी चिंतित हुई है और उसने कोशिश करी कि हम इस तरीके की भ्रामक सूचनाओं को ना फैलने दें। अब इसमें ये आज ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, पहले से लगातार होता आ रहा है। और ख़ास तौर से क्योंकि इससे जो पब्लिक ओपिनियन है, यानी जनमत है, वो प्रभावित होता है सबसे ज़्यादा, और उसको अनुकूलित करने की में बड़ी सुविधा होती है कि आपको इसी को वोट देना है या आपको यही प्रोडक्ट खरीदना है। तो अगर मान लीजिए इस तरह की सूचनाएं, भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाए पार्टी के बारे में या लीडर के बारे में या कोई पब्लिक फिगर के बारे में, तो उससे तो समाज का वातावरण खराब होता है। और ये आज तीसरी दुनिया में यही हो रहा है, क्योंकि एक चीज समझ लें नवीन जी, कि हमारी तीसरी दुनिया में, जिसमें भारत भी आता है, तीसरी दुनिया में जो लोकतांत्रिक या लोकतंत्र की जो संस्कृति का जो विकास होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाया। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप बैलेट पेपर में सिर्फ मत डाल दें या ईवीएम को बटन दबा दें, वो ही नहीं है। लोकतंत्र जीवन शैली है, एक राष्ट्र की, एक देश की शैली है। वो अ, अगर वो वैसी जब तक शैली विकसित नहीं होती एक सामान्य नागरिक के लिए भी, तब तक लोकतंत्र आधा अधूरा है। अब क्या होता है कि तीसरी हमारे पिछड़े देशों में और विकासशील देशों में इतनी आपाधापी होती है, धन की भी, अवसर की भी और सत्ता की भी। उसके लिए आपको ऐसे जो होते हैं खबरें फैलाई जाती हैं, चाहे वो सरकार के बारे में हो या सरकार दूसरे के बारे में। ये भी चेतावनी दी गई है कि किस तरह से सरकारें इसमें, इस रिपोर्ट में ये है कि सरकारें भी लिप्त हैं मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन को फैलाने में। सरकारें लिप्त रहती हैं और उसमें खास तौर से इसमें एक बहुत अच्छी बात ये कही गई है कि 10 साल में किस तरह से राष्ट्रों के बीच कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष बढ़े हैं और बढ़ेंगे। और उसमें कश्मीर का भी जिक्र आया है और पाकिस्तान का भी जिक्र है, आपके ईरान का भी जिक्र है, यूक्रेन और रूस का है, गाजा और इजराइल का है। कई जगह की किस तरह से भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से इन संघर्षों को बढ़ाया गया है। तो आने वाले समय में ये भी बताया गया है कि इसमें कश्मीर को भी रखा गया है कि कश्मीर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो सर ये जो भ्रामक सूचना वाली बात हो रही थी, आपने कहा आईटी सेल इस तरह के काम करते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, जो गलत सूचनाएं फैलाते हैं। मगर देश में जो आज मेन स्ट्रीम का मीडिया जिसे कह सकते हैं, खासकर प्रिंट के अलावा न्यूज़ चैनल भी हैं, जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं बार बार, वो इस तरह की जो प्रोपेगेंडा करता है, वो भी इसी में शामिल होगा। हाँ, इसमें दो बात है ही नहीं।
कि गोदी मीडिया का जो जो परिभाषा सामने आई है वो इन घटनाओं को देख कर के आई है। यानी गोदी मीडिया में अगर आप बड़ी बारीकी से देखें, भाई एक तो होता है प्रिंट मीडिया, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तीसरा नया है सोशल मीडिया जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी चैनल में आपने देखा पिछले 5-6 साल से एक खास बात को सामने रखा जा रहा है कि भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं। अंधभक्ति का विस्तार बड़ा प्रचार होता है और जम करके हो रहा है। और इस समय तो मैं आपको ताज्जुब करेंगे जान करके कि मैंने पिछले यानी 1 जनवरी से अखबार पढ़ना बंद कर दिया है। ये आपको आश्चर्य होगा जान करके क्यों ऐसा मैंने किया कि शुरू के 3-4 पेज विज्ञापनों से भरे रहते हैं। पहली बात ये, उसमें 3-4 पेज में मोदी जी होते हैं किसी न किसी बहाने से। फिर इसके आगे होता है, फिर भाषण और प्रवचन की खबरें होती हैं, झूठी सच्ची खबरें होती हैं। तो मैंने अंत में तय किया कि मुझे केवल टीवी पर ही देखना है और ये मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ये जो गोदी मीडिया, पहले वो गोदी मीडिया और हमारे जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी ऐसा होता जा रहा है। सबसे पहले इसका उद्गम कैसे हुआ ये भी आपको बताऊं। सबसे पहले 2003 में जब दूसरा ये खाड़ी युद्ध शुरू हुआ था, अमेरिका ने किया था, तो उस समय एक शब्द चला था एम्बेडेड मीडिया। एम्बेडेड यानी सजावटी या हमारा पॉकेट मीडिया। तो उन्होंने उस समय के मीडिया ने, उस समय अखबार और चैनल ने, चाहे वो CNN हो, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वाशिंगटन पोस्ट हो, सबने वही दोहराया जो पेंटागन और व्हाइट हाउस कहते थे। ठीक वही बीमारी हमारे देश में भी आ गई है कि ये एक सोचने की बात है नवीन जी कि पिछले 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके। आखिर में क्यों? मनमोहन सिंह जी, जिनको मौन प्रधानमंत्री कहते थे और कहा जाता था, यही मोदी जी ने कहा और ये भी कहा कि भाई ये तो ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो कि बाथरूम में भी छाता लेकर करके सोते हैं और वो नहाते हैं। तो देखिए वो व्यक्ति मनमोहन सिंह साल में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। इंदिरा जी किया करते थे और राजीव गांधी करते थे और इतना ही नहीं, नेहरू जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मशहूर थी जो हर महीने करते थे। हमारे मोदी जी ने तो 10 साल में क्यों? सबसे बड़ी बात यह कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये पत्रकार वार्ता में आपको सभी ढंग के सवालों का सामना करना पड़ता है। आपने देखा कि व्हाइट हाउस में एक महिला पत्रकार ने सवाल किए तो उससे हमारे प्रधानमंत्री जी विचलित हो गए और यहाँ बाइडेन को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की ये सारे अखबार में आया। तो अब अगर मीडिया आप अनुकूलित करेंगे, इसीलिए से कहा जाता है कि इस समय भारत में अघोषित सेंसरशिप का दौर चल रहा है। देखिए सेंसरशिप 1975 में इंदिरा जी ने भी लगाई थी, ये मैं आपको, क्योंकि हम तो उसके भुक्तभोगी भी हैं, लगाई थी और 19-20 महीने चली, लेकिन वो खुली थी ओपन, ये हाँ घोषित थी कि हाँ ये है, आपको ये करना पड़ेगा और उसका विरोध भी हुआ। लेकिन इस समय की जो सेंसरशिप है अघोषित है और आप मीडिया में अगर आपने देखा कि कई पत्रकार लोगों ने सच्ची बात कहने की कोशिश की तो जेल में भी जाना पड़ा, चाहे वो न्यूज क्लिक का हो और चाहे वो और जगह का हो। और फिर बाद में लगा कि उनके कोई मुकदमा बनता नहीं। जैसे केरल के एक पत्रकार जब हाथरस पहुंचे और उन्होंने झूठ देने की कोशिश की तो उनके ऊपर कई तरह के मुकदमे लगा दिए गए और बाद में 1.5-2 साल के बाद उन्हें छोड़ा गया। तो अब ये लोकतंत्र नहीं है सर। माने आप ताज्जुब करेंगे जब हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जो राष्ट्रपति थे तो पत्रकार पूछते थे उनसे कि आप सही नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं।
आपने इतनी हजार झूठ बोली। ये होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र ये नहीं होता है कि सब एक दो पार्टी का, एक दो नेताओं का ही स्तुति गान करते चले। सर जी। ये इस रिपोर्ट से संबंधित दो चीजें और महत्वपूर्ण थी जो आपने जिक्र किया था। एक सामाजिक ध्रुवीकरण, वो क्या होता है, और एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो आएगी, वो दो चीजें थोड़ा और समझा दीजिए कि क्या है इस रिपोर्ट में। देखिए, सबसे पहले सामाजिक ध्रुवीकरण को लें। सामाजिक ध्रुवीकरण, अगर आप धर्म और जाति के आधार पर लोगों को विभाजित करें, केंद्रित करें, ये ध्रुवीकरण की प्रक्रिया, ये सिलसिला शुरू हो जाता है। इससे क्या होता है नुकसान, कि समाज फिर विभाजित हो जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, और फिर जातियों में। तो अब उसके आधार पे अगर आप समाज को बांटेंगे कि नहीं, आप दो ही हैं, आप मुसलमान ही हैं, तो नतीजा क्या होगा कि फिर लोग स्वस्थ और सेहतमंद लोकतंत्र नहीं हो सकेगा। और आज भारत में यही हो रहा है कि हम लोगों ने पोलराइज कर दिया है पूरी सोसाइटी को पिछले खासतौर से 10 सालों में। और दूसरा ये कि ये सवर्ण ऊंची जातियों को पोलराइज किया जा रहा है, उधर नीची जातियों को किया जा रहा है। और एक जो जो नया मिडिल क्लास है, वो किसी भी माध्यम से धर्म का इस्तेमाल करता है, क्योंकि बहुत धर्म, नवीन जी, धर्म एक ऐसी चीज है जो आपके हृदय को स्पर्श करती है, संवेदनशील, लेकिन दिमाग को नहीं करती। तो धर्म के माध्यम से आप मतदाताओं को या जनता को कुछ भी भटका, कुछ भी कर सकते हैं। एक चीज और समझ लें कि दक्षिण एशिया, जिसमें पाकिस्तान, भारत, नेपाल, ये सब जो आते हैं, ये मूलतः हम लोग भावना प्रधान देश हैं। यहाँ के मतदाता, जनता भावनाओं में जीती है, विवेक में नहीं, रेशनल। हम लोग क्रिटिकल फैकल्टी, एक क्रिटिकली हम लोग सरकार के कार्यों को एग्जामिन नहीं करते, उनकी पड़ताल नहीं करते कि सरकार सही कर रही है या गलत कर रही है, ये नहीं करते। जो कि यूरोप में या अमेरिका में होता है कि वो अपने यहाँ, क्योंकि मैं तो बहुत जाता आता रहता हूँ। अब ताजुब करेंगे, मैं यही एक चीज का उदाहरण देना चाहूंगा। मैं अभी अगस्त में लंदन में था, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, उनका 10 डाउनिंग स्ट्रीट बहुत ही सामान्य स्ट्रीट है, रोड है। अब ताजुब, मैंने देखा कि वहाँ 10 डाउनिंग स्ट्रीट में एक ब्लैक नारे लगा रहा, स्पीक अप टू द पावर, यानी सत्ता को उसके सामने साफ साफ बोलो। और लोग खड़े हैं, और पुलिस के एक दो लोग ही खड़े, और सामने पीएम का वो है रेजिडेंस। मैं भी वहां खड़ा हो गया, मेरे फोटोग्राफ्स वगैरह सब है। तो यही व्हाइट हाउस के सामने होता है, वहां भी बिल्कुल इसी ढंग से हम लोग का, मेरा मतलब मैं तो नहीं किया, लेकिन और लोग करते हैं। तो कहने, यहाँ आप इसकी कल्पना नहीं कर नहीं कर सकते सकते। हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इस तरह अब की चीजें अब यहाँ नहीं हो सकती है। अब मैं आता हूँ एक चीज और, जो आपने क्या पूछा आर्थिक था कि इनइक्वालिटी, हाँ? आर्थिक इनइक्वालिटी बढ़ेगी। आर्थिक, तो आर्थिक जो इस समय, जैसा कि मैंने कहा कि आर्थिक विषमता तेजी से बढ़ी। अगर ऐसा नहीं होता तो हम 80-81 करोड़ लोगों को गारंटी नहीं देते, मोदी गारंटी नहीं होती कि 2028 तक आपको इतना किलो मुफ्त गेहूं मिलेगा, या चावल मिलेगा, या तेल मिलेगा। इसका मतलब कि आपने अब तक जो कुछ किया, अब ऐसे नारे कह रहे हैं कि सब गुजरात वाइब्रेंट, और ये तो हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी चौथी पांचवी वो आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। लेकिन सवाल है कि नीचे के लोग एक, फिर आपने एक सवाल और किया था, ये सवाल है कि गुणवत्ता का जीवन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिटी लाइफ, उसकी तो बात ही नहीं हो, वो तो छोड़ दीजिए। हम आधारभूत जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरी संसाधन होते हैं, क्या वो आप अपनी जनता को उपलब्ध करा पा रहे हैं? इससे, जैसा कि मैंने कहा कि विषमता बढ़ रही है, विषमता बढ़ती जा रही है।
और खासतौर से और अभी अभी 2-4 दिन कुछ दिन पहले ही तो खबर थी कि एक परिवार के 5 लोगों ने खुदकुशी की गरीबी से तंग आकर। ये अभी की खबर। और ये किसानों का तो आप जानते हैं कि अब तक कल परसों ही डॉक्टर सुनीलम बता रहे थे, जो किसान नेता हैं, 7.5 लाख किसानों ने कर्ज के कारण आत्महत्या कर चुके हैं अब तक 10 साल में। तो ये जो आर्थिक विषमता जो बढ़ी है, आपकी या इसको इंग्लिश में एक अच्छा शब्द है जो मुझे याद आ गया, पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि हर राज्य की एक, इसको बोलते हैं राजनीतिक आर्थिकी, यानी पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि हमको समाज को कि हमारी आर्थिक नीति ऐसी होगी। आज इस राज्य की, यानी इस समय जो भी राज्य है, इसका बीजेपी का राज्य है, खैर कल को और कोई आएगा, तो अगर इसकी आर्थिक नीति ऐसी है जो विषमता को पैदा करती है और करने वाली है, तो निश्चित ही इससे विषमता बढ़ेगी। और ये तो आंकड़े इसके कि आपने कोविड के बावजूद कॉर्पोरेट और फैमिलीज के यहाँ इनकम बढ़ी है, उसकी दौलत में विस्तार हुआ है, ये तो सरकारी आंकड़े बतलाते हैं। लेकिन क्या उस अनुपात में किसानों का हुआ? अगर ऐसा होता तो 1 साल तक जो दिल्ली को चारों तरफ से जो घेर रखा था किसानों ने, वो हड़ताल करने, वो संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने आखिर में मजबूर हो करके आपने 3 कानून बनाए, और वो सिर्फ कॉर्पोरेट हाउसेज को फायदा पहुंचाने के लिए। क्योंकि इस समय क्या हो रहा है नवीन जी, कि जो बात चली तो मैं कह रहा हूं कि इस समय अब कॉर्पोरेट ये चाहता है, कॉर्पोरेट घराने, कोई एक नहीं, कॉर्पोरेट घराने कई चाहते हैं कि अब जो जमीन किसान बेदखल हो जाए और जमीन हमारे हाथ में आ जाए, हो हम कोल्ड स्टोरेज भी हमारे हाथ में हो, और हम जो चाहे वो करें। इसी आदिवासी क्षेत्रों में असंतोष कितना फैला हो, क्यों कि वहां पर जो मिनरल वेल्थ है वो तो आदिवासी क्षेत्रों में ही है। तो ये जो कॉर्पोरेट, मैंने बहुत पहले लिखा था इस बात को, करीब 15-20 साल पहले, कि कॉर्पोरेट चाहता है कि अब लोकतंत्र, यानी यहाँ तक कि उदारवादी लोकतंत्र भी खत्म हो, और हम सीधा स्टेट हमारे हाथ में आ जाए, यानी राज सत्ता का संचालन हम सीधा करें, हम अपने दलालों के माध्यम से भी ना करें, सिर्फ सत्ता का हम ही संचालन करें। एक बार बहुत अच्छा व्याख्यान हुआ था, ये बीबीसी में 4 बड़े व्याख्यान हुए थे कोई 15 साल पहले, और उसमें ये आशंका जाहिर की गई थी कि आने वाले समय में कॉर्पोरेट कैपिटल कोशिश करेगी कि राज्य सत्ता उसके नियंत्रण में हो पूरी तरह से, यानी वही हावी हो जाए। वही शायद अभी होते दिख भी रहा है। और मुझे जो लग रहा है, जो ये रिपोर्ट आई है उसमें उन सारी चीजों का सिलसिलेवार विवरण करते हुए आगे भी भविष्य में भी यही और आगे बढ़ने की आशंका जताई गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी सर आपका इस रिपोर्ट को समझाने के लिए और पूरा एक पिक्चर खाका खींचने के लिए कि किस तरह से ये चीजें और प्रभावी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है वो यही बता रही है कि जो सिलसिला है झूठी सूचनाओं का, भ्रामक सूचनाओं का, वो भी बढ़ेगा। और जो देश में सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ेगा, जाति और धर्म के बीच विभाजन बढ़ेगा। और तीसरा, आर्थिक इनइक्वालिटी मतलब आर्थिक असमानता और ज्यादा बढ़ेगी। गरीब गरीब होंगे और अमीर अमीर होंगे, दोनों के बीच में खाई भी बढ़ेगी। यही रिपोर्ट बता रही है, जो आगे भी आने वाला दृश्य होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना हो सके उतना शेयर भी करें, ताकि लोग भी समझ सकें कि देश में क्या हालात हैं और आगे क्या होने जा रहे हैं। नमस्कार।